Very good afternoon to all of you. Welcome back. Yes, how many of you are present today? Khushi Singh, Maitri Shah, Pooja Patel, Priyanshi, Vishwa, Shreya, Anu Prasad. चलो ठीक है. Maitri Patel has also joined. अभी दो जने नहीं आ रहे हैं. एक तो विनीत है. विनीत पता नहीं क्यों नहीं आ रहा इतने दिनों से. खुशी कटारिया भी 2-3 दिन से नहीं आ रही. खुशी गामित के बारे में किसी को पता है? आपकी क्लास में 3-3 खुशी है ना. खुशी गामित के बारे में. आदित्य हैज आल्सो ज्वाइन. यस. चलो सब लोग आ गए. Shall we start the class? Priyanshi, Maitri, Anu Prasad, Maitri Shah, Maitri Patel, Khushi Singh, Vishwa Bhavsar. Okay. Let's start the class. So कल की क्लास तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था? हाँ, we have discussed the dimension formula for force. Also we have discussed the units of force. आज हम कुछ और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे. These are the gravitational units of force. है ना. फोर्स की कुछ ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होती है. कई बार आपने देखा होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त 1 kg वेट लिखा होता है कई कई जगह पे, है ना, या फिर 1 kg फोर्स लिखा होता है. सो 1 kg फोर्स का मतलब होता है 9.8 न्यूटन. जहां पे भी आपको ऐसा कोई टर्म देखने को मिल जाए 1 kg वेट
या फिर 1 kg फोर्स, इसका मतलब होता है 9.8 न्यूटन। अच्छा, कहीं पे आपको 1 ग्राम वेट या फिर ग्राम फोर्स देखने को मिल जाए तो ग्राम फोर्स का मतलब होता है 980 डाइन्स। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये कन्वर्जन यूज करते हैं। ठीक है, ऋत्विक भूटानी हैज आल्सो ज्वाइंड। सो दीज आर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ द फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स फोर्स के कौन कौन से हो गए? 1 kg वेट, जहां पे भी kg फोर्स या kg वेट लिखा होगा वहां पे आपको अज्यूम कर लेना है 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर योर कन्वर्जन पार्ट, आपको पता होना चाहिए ये। चलो अब एक छोटा सा एमसीक्यू है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अच्छा, हाउ द फोर्स इज रिलेटेड विद एक्सेलरेशन? So the answer is force is directly proportional to acceleration. As we all know that from Newton's second law, कल हमने ये सारा इक्वेशन डिराइव किया था। Newton's second law says that force is proportional to dp upon dt, which is rate of change of momentum. So फिर हमने इसको सॉल्व करके फोर्स का वैल्यू निकाला था, which is mass into acceleration. You all know that is directly proportional to acceleration. Simple questions. What is the SI unit of force? SI unit of force is Newton. न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। कई कई बार हमें फोर्स न्यूटन में नहीं दिया होता, ऐसा बोलते हैं 5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब न्यूटन ही होता है। ठीक है, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब दिया होगा तो उसको हम डाइन बोलते हैं। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, दोनों सिस्टम्स में आपको फोर्स का वैल्यू पता होना चाहिए। एसआई सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में हम यूज करते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन ऑल्सो से डाइन। चलो, ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया। बेसिक चीजें आपको बता दी सारी, न्यूटन्स लॉ की जितनी भी थी। अब इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट भी देख लो, अप्लाइड पार्ट भी आपको आना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशंस में ज्यादातर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हो। वहां पे हमें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई करना है, आज मैं आपको वो सिखा दूंगा। तो पहला एप्लीकेशन देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। If u and v are the initial and the final velocities of the particle of mass m and the average force acting on the particle in time dt is, सपोज करो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसकी आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दी हुई है ना। एक m मास का पार्टिकल है जिसकी आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और फाइनल वेलोसिटी भी पता है। You know the initial velocity as well as the final velocity of this particle of mass m, and you need to calculate the rate of change of momentum. So rate of change of momentum क्या होता है? कल ही मैंने आपको बताया था। So this is a particle of mass m, initial velocity is u, final velocity is v. Then according to Newton's second law, external force, if I need to calculate the external force on this particle, this external force will be equal to rate of change of momentum. According to Newton's second law, external force is equal to rate of change of momentum. So you can write this: change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum upon change in time dt is final momentum minus initial momentum. ऐसे ही पढ़ते थे ना। न्यूटन्स के सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे डिटेल में, जिससे आपको इसका कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए।
किसी भी पॉइंट पे आपको ये ना फील हो कि सर हमें इसका एप्लीकेशन तो आपने बताया ही नहीं। चलो, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एक बॉल है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, और हमें ये भी पता है कि इसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए ये u से जो v वेलोसिटी हुई है ये अपने आप तो नहीं होगी, मतलब जरूर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, इस पे जरूर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी u से v चेंज हुई। अपने आप तो किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो जाती है, ये तो हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में पहले ही पढ़ लिया था। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी it wants to move in this with the same velocity unless or until some external force is applied to it। ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। सो बिना एक्सटर्नल फोर्स के आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को आप चेंज नहीं कर सकते। किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को बिना एक्सटर्नल फोर्स के यू कांट चेंज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस बॉडी पे जिसकी वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो गई फाइनल वेलोसिटी में, तो निकालते हैं वो फोर्स हमने कितना फोर्स लगाया, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो फाइनल मोमेंटम कितना होगा इस बॉडी का, यू कैन सी दैट फाइनल मोमेंटम इज m into v, initial momentum is m into u, and change in time is dt। so simply आप यहां से निकाल सकते हो कि m into v minus u upon dt, v minus u को आप dv भी लिख सकते हो, you can write dv upon dt। और बाद में हमें पता चलता है कि ये तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कई बार क्वेश्चन में आपको उस बॉल की वेलोसिटीज दी होगी, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के फंडे से एक्सटर्नल फोर्स निकालोगे। कई बार आपको बॉडी का मास और एक्सेलरेशन दिया होगा, तो आप उन दोनों के प्रोडक्ट से एक्सटर्नल फोर्स निकालोगे। अल्टीमेटली तो हमें एक्सटर्नल फोर्स ही निकालना है, चाहे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के थ्रू निकालो, चाहे आप मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में निकालो। इट डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाएगा आपको उसी तरह से अपनी इक्वेशंस को मोल्ड और फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू मोल्ड एंड फोल्ड योर इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस व्हिच हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो इसका कोई ये रूल नहीं है कि आपको एज इट इज इसको याद रख लेना है। आपको हमेशा क्वेश्चन को रीड करना है, उसको प्रॉपरली समझना है, और समझने के बाद फिर आपको सोचना है कि कौन सी इक्वेशन मैं यूज करूं कि मेरा आंसर एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है। थोड़ा आपको मोल्डिंग फोल्डिंग करना पड़ेगा। चलो, अगर इतनी बात आपको समझ आई है मोमेंटम से रिलेटेड, देन वी विल स्विच ऑन टू नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। सो पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया, एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए हम मोमेंटम का यूज करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन देखो, दिस एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज करो हमें एक बॉल दिया जिसका मास m है, और ये किसी फ्लोर पे स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद वापस ये बाउंस करता है ना। कोई भी बॉल होता है तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी हाइट से आपने फेंका है उतनी हाइट तक ही वापस बाउंस करने के बाद वापस आ जाए। ऐसा एक ही बॉल मैंने देखा है, वो क्रेजी बॉल जो आता था ना, जिससे हम बचपन में खेलते थे, क्रेजी बॉल करके एक बॉल आता था, उसको भी पर जितनी हाइट से फेंको उतनी हाइट तो अचीव नहीं करता था, लेकिन आप जोर से फोर्स लगा के फेंको तो वो काफी हाइट तक जंपिंग बॉल, जिसको आप जंपिंग बॉल बोलते हो मेरे ख्याल से। जंपिंग बॉल आपने सुना होगा। जंपिंग बॉल भी जब आप बहुत फोर्स लगाते हो तो काफी हाइट आपकी हाइट से भी ऊपर चला जाता है ना।
लेकिन रबर का बॉल ऐसा नहीं है, रबर का बॉल ज्यादा फोर्स लगाने पे भी कम हाइट रीच करता है। प्लास्टिक का बॉल लोगे तो वो और कम हाइट तक ऊपर आएगा, है ना। तो वो बॉल के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और ग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, आपका फ्लोर कैसा है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स है कि बॉल कितनी हाइट तक रीच करेगा, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। बट यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, हमें मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हमें किसी भी बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट करना आ गया तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना आ गया तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना आ गया तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली न्यूटन्स का सेकंड लॉ यही है कि आपको एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। आपको मोमेंटम दिया होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिया होगा, मास दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया होगा, नंबर ऑफ डेटा आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे भर भर के। इस पे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, आई कैन फ्रेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस कंसेप्ट। बट इफ यू रिमेंबर द कंसेप्ट यू कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट। कभी भी क्वेश्चन को मत याद किया करो, ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द कंसेप्ट, so you can solve any kind of problem, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बॉल है जो कुछ वेलोसिटी से नीचे आ रही है। सपोज करो ये ऐसी बॉल है जिसकी वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है और फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है। सपोज करो ये जो बॉल है इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दोनों सेम है ना। v वेलोसिटी से ये नीचे जा रही है और जैसे ही ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दिस फ्लोर, ये वापस v वेलोसिटी से ऊपर जाती है। मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हो रहा। वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन द बॉल इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एंड इट इज रिटर्निंग बैक। पर ऐसा असली में नहीं होता है, असली में कुछ एनर्जी तो लॉस हो जाती है। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि बॉल जितनी वेलोसिटी से नीचे गई, यहाँ पे टकराने के बाद वापस सेम वेलोसिटी से ऊपर जा रही। तो सपोज करो दिस इज योर आइडियल सिचुएशन, आई कैन से दैट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, दिस इज द आइडियल सिचुएशन दैट वेलोसिटी बॉल की चेंज नहीं हुई, है ना। तो पहले आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं। तो आइडियल सिचुएशन में देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम इज योर m into v, फाइनल मोमेंटम इज ऑल्सो योर m into v। तो कई बच्चे सीधा आंसर बोल देते हैं चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, बट इट इज नॉट जीरो। बहुत सारे बच्चे जीरो आंसर लिख के आते हैं और उनका आंसर रॉन्ग होता है और यहीं पे उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैंने जब आपको मोमेंटम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन देख लो आप, दिस मोमेंटम इज इन नेगेटिव j कैप और ये वाले मोमेंटम की डायरेक्शन है प्लस j कैप, ठीक है। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, दिस इज योर फाइनल मोमेंटम and this is your initial momentum. When you subtract both the terms, this is not the scalar, this is not the scalar, I can say that this is not the scalar subtraction, this is the vector, है ना। हम यहाँ पे वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं तो आपको इस क्वांटिटी को वेक्टर की तरह ही ट्रीट करना है। तो चेंज इन मोमेंटम आप निकालोगे, हमेशा याद रखो, ऑलवेज कीप इन माइंड चेंज इन मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। दिस इज द पॉजिटिव वेक्टर, दिस इज द नेगेटिव वेक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। हम बेसिकली दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, एक नेगेटिव वेक्टर है और एक पॉजिटिव वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर एडिशन में हमने इस तरह के कंसेप्ट्स पढ़े थे जब मैंने आपको ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया था। तब वहां पे मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था
कि वेक्टर्स को इस तरह से हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो फाइनल वेक्टर क्या है आपका, m into v, डायरेक्शन इज व्हाट, ऑलवेज सी द डायरेक्शन, plus j cap. This is your final vector which is in plus j cap, and plus m into v minus j cap. अच्छा, यहाँ नेगेटिव साइन भी है तो माइनस m into v, and here also you will get one more negative sign because of this direction. ये वाला नेगेटिव साइन तो इसका नेगेटिव है, और एक नेगेटिव साइन ये है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो आपका देखो नेट जो चेंज आएगा मोमेंटम का, विच विल बी 2 times mv j cap. This is the change in momentum. कई बच्चे इसमें जीरो आंसर मार्क करके आते हैं और वो बिल्कुल रॉन्ग होता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी को भूल जाते हैं और वेक्टर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो mv माइनस mv डायरेक्ट लिख देते हैं। मैंने देखा है ऐसे इतने सारे बच्चों को, मैंने देखा है हर साल ये सेम मिस्टेक करते हैं, mv माइनस mv कर देते हैं और इसको जीरो लिख के आते हैं, और उनका आंसर 100% रॉन्ग होता है, बिकॉज दे डोंट कीप इन माइंड दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आपको उसको वेक्टर की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, आप उसको स्केलर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। If I will talk about the magnitude of this momentum, change in momentum, so your magnitude will be 2 times of mv. This will be your magnitude. Magnitude of the change in momentum is 2 times of mv. अब चलो सपोज करो प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बॉल को आप v वेलोसिटी से नीचे फेंको तो वो सेम वेलोसिटी से ही ऊपर आएगी, है ना। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप किसी भी बॉल को v वेलोसिटी से फेंको और वो ग्राउंड से टकराने के बाद वापस v वेलोसिटी से ही ऊपर आएगी। ऐसा प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सपोज करते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, लेट्स से इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v डैश, अगेन द कंसेप्ट विल रिमेन सेम, है ना। आपका कंसेप्ट वापस सेम ही रहेगा। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट हमेशा सेम रहेगा, दैट इज योर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बट कीप इन माइंड दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो माइनस जे कैप। फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ आएगा, प्लस जे कैप। अच्छा, एक चीज आप और नोटिस करो इधर कि मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम भी होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, यू विल गेट योर डेल्टा पी वेक्टर। अब यहाँ पे आपका चेंज क्या होगा, देखो एम वी डैश प्लस जे कैप माइनस एम वी minus j cap. So your change in momentum will be m is common, v dash plus v j cap. So आपका change in momentum आएगा m into v dash plus v j cap. समझ आया? तो इस तरह से आप मोमेंटम का चेंज निकालोगे, keeping in mind that momentum is the vector quantity, so you have to treat the momentum like vector only. Don't treat the momentum like scalar quantity. आपका हमेशा आंसर रॉन्ग आएगा। आप इसको वेक्टर मान के चलोगे तभी आपका आंसर सही आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं। चलो अब आ जाओ हमारे एप्लीकेशन पे। तो ये एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे, जब कोई भी बॉल सरफेस को स्ट्राइक करती है और ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में जाती है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया था हमारा, 2 times mv।
है ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अवर चेंज इन मोमेंटम। तो यहां भी हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ही लगाया। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के एप्लीकेशंस देख रहे हैं हम। अब सपोज करो आपकी बॉल किसी एंगल पे आ रही है ना, इसी में और बातें करते हैं। आपने वो गेम खेला होगा, कितने बच्चों ने पूल वाला गेम खेला है? पूल एंड स्नूकर, नाम तो सुना होगा। पूल एंड स्नूकर का नाम सुना है, या मोबाइल में खेला होगा? आजकल सारे गेम्स मोबाइल पे आ गए। तो पूल एंड स्नूकर वाला आपने गेम खेला होगा सब लोगों ने। यस, खेला है कि नहीं खेला है? पूल एंड स्नूकर वाला गेम नहीं खेला? अरे एक टेबल होता है, उस टेबल पे बहुत सारे बॉल्स होते हैं अलग अलग कलर के। यहाँ पे 4 होल्स होते हैं और आपको बॉल को पॉट करना होता है। एक आपके पास ब्लैक कलर का बॉल होता है और बाकी अलग अलग कलर के बॉल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको बॉल्स को पॉट करना होता है। आपको एक स्टिक मिलता है, उस स्टिक की हेल्प से आपको बॉल को पॉट करना होता है। ठीक है, इस तरह का ये गेम होता है, सबने खेला होगा। हाँ, 8 बॉल पूल, 9 बॉल पूल, कोई भी पूल देखा तो होगा ही सबने। तो जब हम पूल वाला गेम खेलते हैं ना, तो वहां भी हमारा लॉजिक लगता है, वहां भी हम मोमेंटम का कंसेप्ट लगाते हैं, क्योंकि वहां पे हमें स्टिक की हेल्प से हम फोर्स लगाते हैं। तो वहां भी न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगता है ना। किसी स्टिक की हेल्प से, हमारे पास एक स्टिक होती है और उस स्टिक की हेल्प से हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ऐसी कोई हमारे पास स्टिक होती है और उस स्टिक की हेल्प से हमें फोर्स लगाना होता है। तो हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं कि हमारा बॉल ऐसे स्ट्राइक करे इस वॉल को कि यहां से टकराने के बाद वो सीधा इस एंगल पे जाके होल में पॉट हो जाए। इस तरह से हमें वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है। तो वहां भी बिल्कुल आपका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगता है। इस तरह की गेम्स को जब आप खेलोगे, असली में बात कर रहा हूं, असली में जब आप खेलते हो, है ना, अभी तो मोबाइल में भी खेलते हो तो कुछ तो दिमाग लगाते ही होगे। तो जब आप असली में इस गेम को खेलोगे तो ऐसे ही नहीं, कोई प्लेयर ऐसे ही नहीं बन जाता। उसने भी कुछ तो पढ़ाई की होती है, उसने भी कुछ लॉस पढ़े होते हैं न्यूटन्स के। तब जाके वो ऐसे कुछ लॉस पढ़ने के बाद उसको समझ आता है कि हाँ भैया, अगर मैं इस एंगल पे इसको स्ट्राइक कराऊंगा, है ना, तो वो इस एंगल पे चला जाएगा। ठीक है, सपोज करो मैं यहां से अल्फा एंगल पे इस बॉल को स्ट्राइक करूंगा, तो ये कुछ ऐसे स्ट्राइक करने के बाद बीटा एंगल पे चला जाएगा। इस तरह से आपको इस पॉइंट पे स्ट्राइक कराना होता है। ठीक है, तो इस तरह की जब हम गेम्स खेलते हैं तो वहां भी मोमेंटम का आपको कंसेप्ट लगाना होता है। तो अब यहाँ पे मोमेंटम का कंसेप्ट आप कैसे लगाओगे, है ना? तो यहाँ पे देखो, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में जो आपकी वेलोसिटी है, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। वन इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट and one is your vertical component. So one is your v cos alpha, one is your v sin alpha. तो सपोज करो ये v वेलोसिटी से आ रहा है और टकराने के बाद इसकी स्पीड में चेंज आ जाता है और ये v डैश वेलोसिटी से चला जाता है। तो v डैश के भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। वन इज इन दिस डायरेक्शन, that is v dash cos beta, and one in this direction, that is your v dash sin beta. ठीक है, तो इस तरह से आपको इस वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था
if a vector is break down into its components, if the vector is break down into its components, this is known as resolution of vector. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वेक्टर्स के कंसेप्ट का थोड़ा सा यूज किया और हमने वेलोसिटी को, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी इज योर v एंड फाइनल वेलोसिटी इज योर v डैश, तो हमने दोनों वेलोसिटीज को उसको रिजॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट. सो अगर अब हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे दो एक्सिस है, वन इज योर y एक्सिस, लेट्स से दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस. सो हमें दोनों एक्सिस में मोमेंटम का चेंज निकालना पड़ेगा. पहले हम x एक्सिस पे मोमेंटम का चेंज निकालेंगे और फिर हम y एक्सिस पे मोमेंटम का चेंज निकालेंगे. ठीक है, आई एम वेरी सॉरी. सो पहले हम x एक्सिस पे मोमेंटम का चेंज निकालेंगे. तो x एक्सिस पे मोमेंटम का चेंज कितना होगा देखो. सो आई कैन राइट लाइक दिस, चेंज इन मोमेंटम in x direction which is equal to momentum final in x direction minus momentum initial in x direction. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम हमें x डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा. तो सपोज करो इस बॉल का मास m है. Let's suppose the mass of this ball is m. So x डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो x डायरेक्शन में इसका इनिशियल कंपोनेंट क्या है, v sin अल्फा, और x डायरेक्शन में इसका फाइनल कंपोनेंट क्या है, v डैश sin बीटा. और दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है, which is प्लस आई कैप. दोनों की डायरेक्शन सेम है, which is प्लस आई कैप. So I can write change in momentum is momentum in x direction final. तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा देखो, m v dash sin बीटा, डायरेक्शन इज प्लस आई कैप, माइनस इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट, सी दैट v sin अल्फा. तो mv sin अल्फा विल बी योर इनिशियल मोमेंटम, mv sin अल्फा will be your initial momentum. Direction is again plus I cap. दोनों की वेलोसिटी वेक्टर्स देखो, दोनों के वेलोसिटी वेक्टर देखो, v sin अल्फा की भी डायरेक्शन ये है और v डैश sin बीटा की डायरेक्शन भी ये है. दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने दोनों के लिए प्लस आई कैप यूज किया है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट m as common. So in bracket you will get v dash sin beta minus v sin alpha and direction is I cap. So अगर मैं बात करूं, सपोज करो आपका v डैश का वैल्यू v के बराबर हो और अल्फा का वैल्यू बीटा के बराबर हो, तो आपका नेट चेंज इन मोमेंटम x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा. देखो v डैश की जगह पे v रख के देखो, बीटा की जगह पे अल्फा रख के देखो, तो आपका नेट चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन विल बी 0. If this condition is possible, then only. If v dash equal to v and alpha equal to beta, then I can say that your net change in momentum in x direction is 0. If this condition is possible, then. If it is not possible, then your change in momentum will be this. ठीक है, अब चलो y डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज निकालते हैं. तो y डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज क्या होगा, डेल्टा पी वाई
change in momentum in y direction, which is equal to P final in y direction minus P initial in y direction. So फाइनल वेक्टर देखो, फाइनल मोमेंटम आपका y डायरेक्शन में कितना था, सी फ्रॉम द डायग्राम। फाइनल मोमेंटम आपका y डायरेक्शन में देखो ये है एम वी डैश कॉस बीटा, which is in upward direction. So you can write plus j cap. So I will write m v dash cos beta plus j cap. M v dash cos beta plus j cap minus initial momentum will be what? इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में देखो कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी y डायरेक्शन में, v cos अल्फा, and direction is minus j cap. So we will write mv cos alpha minus j cap, mv cos alpha माइनस जे कैप। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, m विल बी कॉमन, v डैश cos बीटा प्लस v cos अल्फा in the direction of j cap. Now if the condition is given like that, if the condition is given like that, that v dash is equal to v and alpha is equal to beta, so I can write here your change in momentum will be 2mv cos alpha now if alpha is 0, I can write your change in momentum will be 2mv. अल्फा की वैल्यू जब आप 0 कर दोगे तो देखो हमारी वही पुरानी सिचुएशन आ जाएगी, व्हेन यू पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा का 0 एंगल कर दोगे तो ये बॉल आपकी ऐसे आएगी ना, योर बॉल विल स्ट्राइक वर्टिकली। इफ अल्फा इज 0 देन योर बॉल विल स्ट्राइक वर्टिकली। सो ये हमारा पुराना वाला केस हो जाएगा, और पुराने वाले केस में हमें देखो चेंज इन मोमेंटम कितना मिलता था, चेंज इन मोमेंटम हमें पुराने वाले केस में यही तो मिलता था 2 टाइम्स mv। ये तब मिलता था जब आपका अल्फा 0 होता है और आपका v डैश v के बराबर होता है। ये दो कंडीशंस जब आप पुट करोगे तब आपको ये मिलेगा। तो आपकी जो जनरल इक्वेशन है चेंज इन मोमेंटम की, जो सब जगह वैलिड है, दैट इज दिस वन। दिस इज योर जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम in y direction, and this is your generalized equation of change in momentum in x direction. इससे आप different equations निकाल सकते हो according to the conditions which are given in the question. You can generate different equations as per the conditions that are given in the question. All of you are clear up to this point? यस सबको समझ आ गया? थोड़ा अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज करते हो तो आपको समझ आना चाहिए।